जय हिंद। वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज हम जो फैब और मार्च में जेई मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर को थोड़ा एनालाइज करने वाले हैं हम। मतलब एनालिसिस करके हमारा क्या बेनिफिट है, हम एक्चुअली ट्रेंड देखना चाहते हैं कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है कि जो रिपीटिशन प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं, तो जो रिपीटेड प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं जो फैब में भी आए, मार्च में भी आए, क्या पता वो अप्रैल वाली शिफ्ट में आ जाए। मे बी, मतलब श्योर कोई नहीं बोल सकता, पर हाँ हम ये देख सकते हैं भी जिस कंसेप्ट के ऊपर, जिस चैप्टर का वेटेज इनिशियली ज़्यादा रखा गया है फैब और मार्च में, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद वो अप्रैल में भी ज़्यादा ही रखा जाए, तो उससे हमें हेल्प मिल सकती है। एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं बच्चों कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप यही पढ़ के जाए जो टॉपिक्स हम यहाँ पे बताएंगे आपको भी इससे पूछा जा रहा है, आपको पूरा पढ़ना है। ये उनको बेनिफिटेड हो सकता है जो बच्चे, जैसे मान लीजिए किसी ने रोटेशन छोड़ा। अब आपको पता है रोटेशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है। ये ट्रेंड बता रहा है कि फैब और मार्च में ऐसा हुआ कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से ही मोस्टली सवाल आए रिजिड बॉडी डायनामिक्स से। तो जिन बच्चों का रोटेशन वीक था वो मिनिमम आपके पास से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में फोकस करें ताकि उस चैप्टर के कोरस्पॉन्डिंग सवाल ना छूटे आपके पास में। तो ये उन बच्चों को हेल्प कर सकता है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बच्चों सिर्फ यही देखना है बाकी सब छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। जो आपकी प्रिपरेशन है वो सब आपको रिवाइज करना है, सब चीजें करनी है। पर जो चैप्टर आपके वीक है उनमें मिनिमम आप ये तो जरूर देख के ही जाइए, क्या पता इस तरीके के सवाल वापस आपके पास रिपीट हो जाए। और दूसरे तरीके से कैसे बेनिफिट कर सकता है मैं आपको बताऊंगा। भाई इन टॉपिक से सवाल है तो कई बार क्या होता है कि हमारा उस चैप्टर के अंदर वही टॉपिक वीक होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि साउंड वेव के अंदर बीट फ्रीक्वेंसी से सवाल ज्यादा पूछा है, लेट अज्यूम। तो अगर बीट फ्रीक्वेंसी आपको लगा यार ये बीट फ्रीक्वेंसी तो हमें थोड़ा वीक है, अब आपको पता लगा अच्छा इससे सवाल पूछे जाते हैं तो क्यों ना हम इसको थोड़ा और बेहतर ढंग से कर लें, तो उस सेंस में भी ये आपकी हेल्प कर सकता है। और आपको आइडिया लग जाएगा भी हाँ भी इस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, ये है, तो वो शायद आपको थोड़ा हेल्प करे। फिर बच्चों जो जेई मेंस के अंदर मेन चीज जो हमने जो पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं वो ये है कि भी सवाल अब सिंपल आने लगे। पहले जो AIEEE वाला टाइम था उसमें सवाल कुछ अच्छे लेवल के भी रहते थे, पर अभी मोस्टली सवाल आपके पास सिंपल रहते हैं। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, आपको बेसिक नॉलेज है, मान लीजिए अगर आप जेई मेंस के रिवाइज करें तो जो सवाल आपको लग रहा है यार बहुत गंदा सवाल, तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, वो जेई मेंस में नहीं पूछेगा। जेई मेंस से भाई साहब बिल्कुल सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट वाले सवाल पूछता है। आपको बेसिक फॉर्मूले पता है, उनमें वैल्यू डालिए, आंसर आ जाएगा। तो अगर आपका कोई चैप्टर वीक भी होता है तब भी आपको एक बार ऊपर ऊपर वाला पोर्शन देखना चाहिए, बिकॉज अब ये बात तो आप भी मानते हैं कि अगर हमारा कोई चीज वीक है तो उसमें जो गहरे कंसेप्ट है उन्हीं में दिक्कत होती है। स्टार्टिंग में किसी को दिक्कत नहीं होती। जैसे फ्लूइड बर्नौली इक्वेशन है, वो लगाना सभी को आता है। अब कहां पे दिक्कत हो सकती है, जब कर्व सरफेस है उस पे फोर्स निकालना है, वो कंसेप्ट शायद किसी का वीक हो, या फिर एक रोड को पानी के अंदर डिप किया गया कितने एंगल पे इक्विलिब्रियम में रहेगी, शायद वो थोड़ा वीक हो। बेसिक चीजें तो क्लियर होती है, बेसिक से ही जेईई मेंस से पूछता है। तो आप अपने दिमाग में ये इमेज हमेशा बना के चलिएगा कि अगर हमें इस चैप्टर के बेसिक बता, अगर आपको चैप्टर 60% भी आता है, इसका मतलब ये है कि जेईई मेंस के हिसाब से आप उसके सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जेईई मेंस में फिजिक्स में और कहां दिक्कत हो सकती है, जेईई मेंस के अंदर बच्चों हमें दिक्कत हो सकती है जो स्पेसिफिक जेईई मेंस वाले चैप्टर्स हैं उनको हम थोड़ा कम वेटेज से पढ़ते हैं, मतलब कम ध्यान से पढ़ते हैं, तो वो आपको हैम्पर कर सकते हैं। जैसे कि अर्थमैग्नेटिज्म वाला पार्ट हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हो गया, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, हिस्टेरेसिस कर्व हो गया। ये सब चीजें हम हल्के में लेते हैं, इसके सवाल आता है तो वो नुकसान कर जाता है बच्चों को। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, इस वाले पोर्शन से भी सवाल आ जाते हैं। तो कभी जैसे मान लीजिए एक सवाल इसका आ गया और आपको उसकी हवा नहीं है, तो चाहे आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट क्यों ना हो, आप उस सवाल को नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, बिकॉज अगर आपने वो ढंग से नहीं पढ़ा है। तो वो 4 नंबर का जो नुकसान है वो आपको अपनी रैंकिंग में, परसेंटाइल में अच्छा खासा डिफरेंस लेके आ सकता है। तो अगर आपके पास में टाइम है, आपने चीजों को सब रिवाइज कर लिया, जो अच्छे बच्चों के लिए बताओ जिन्होंने ऑलमोस्ट सब रिवाइज कर लिए, तो कम से कम जो जेईई मेंस वाले टॉपिक्स हैं थोड़ा ध्यान देना, वो आपको फिजिक्स में स्कोर खत्म मतलब कम करने में वो कर सकते हैं। मतलब अगर आपने वो नहीं पढ़े तो ऐसा हो सकता है कि एक आधा सवाल मैग्नेटिज्म वाले पार्ट से आ गया, वो आपसे छूट गया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आने के चांसेस कम रहते हैं, पर आ जाए लेट अज्यूम, या फिर डिफ्रैक्शन से आ गया तो वहां पे नुकसान हो सकता है आपका। सर और कहां पे नुकसान हो सकता है हमारा, और आपके पास में जो ईएम वेव वाला पार्ट था, सेमीकंडक्टर के अंदर डायोड है, डायोड की बेसिक चीजें अगर आप पता होगी तो मोस्टली सवाल हो जाते हैं सेमीकंडक्टर में। ट्रांजिस्टर सवाल रेयरली आता है, पर कभी आ गया तो वो भी इंपैक्ट कर सकता है। तो मिनिमम आप डायोड तक तो पूरा सेमीकंडक्टर पढ़ के ही जाइए। ट्रांजिस्टर पढ़ लिया तो बहुत बढ़िया, लॉजिक गेट के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ईएम वेव हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। तो ये 5-6 चीजें हैं बच्चों। कम्युनिकेशन ये लोग नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ा पढ़ के जाइए आप।
अगर आपने पढ़ा है तो बहुत बढ़िया, सेमीकंडक्टर वाला पार्ट आप पढ़ के जाइए। ये अच्छे बच्चों के लिए है जो स्कोर करना चाहते हैं, जो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, यहाँ पे आप मार खा सकते हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स पे हम बहुत ढंग से हम मेहनत नहीं करते हैं। तो इनको आप ढंग से पढ़ के जाइएगा बच्चों, अगर आप बहुत बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लगते नहीं सर हम क्या नया कुछ कर रहे हैं क्या, तो आप ये जेईई मेंस वाले कुछ टॉपिक, एक आध टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। वो एक मतलब 2-3 घंटे में ढंग से पढ़ेंगे तो खत्म भी हो जाएगा, और उसका एक आध सवाल आपको जरूर देखने को मिलता भी है। मैं आपको वो यहाँ पे शेयर करके भी दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, हम एनालिसिस को शुरू करते हैं, जहाँ टाइम हम नहीं लेते हैं। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, वो पढ़ते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर एंड मैथमेटिकल टूल। तो इसका जो देखा गया, पहली बार तो हम फैब और मार्च दोनों के पेपर्स को एग्जामिन कर रहे हैं। तो फैब में आपके पास में 6 पेपर हुए थे, 3 दिन के अंदर 2 शिफ्ट थी, तो टोटल 6 हो गए। मार्च में भी ऐसा ही हुआ। टोटल हम 12 पेपर का सेट था हमारे पास में, हमने उसको एनालाइज किया है। एक आधा क्वेश्चन को डिफर कर सकता है, बिकॉज ऐसा भी सवाल हो सकता है जिसमें 2-3 चैप्टर के कंसेप्ट यूज हो गए हो, तो वो हो सकता है वो किसी टीचर ने वहां पे डाल दिया, वहां पे थोड़ा बहुत एक आधा सवाल का इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन सटीक मिलेगी। यूनिट एंड डायमेंशन के बच्चों 4 सवाल आपके पास से पूछे गए। तो 4 सवाल देखिए, हर एक पेपर में 30 सवाल आपके पास में आए थे। आपको इंटीजर में से 10 आउट ऑफ 10 सिर्फ कुछ 5 सवाल करने थे, जो आपके पास न्यूमेरिकल टाइप में से थे। तो मैं यहाँ पे 30 में से बता रहा हूँ, टोटल 30 में से का कंटेंट बता रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे मतलब 12 पेपर के अंदर मिला के टोटल 4 सवाल यूनिट एंड डायमेंशन से पूछे गए। अब यूनिट एंड डायमेंशन बहुत सिंपल रहता है, बहुत सीधी चीज रहती है। जो सवाल पूछे गए वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको एक एक्सप्रेशन लिख दिया कि ये ई एन एनर्जी है और कुछ डब्ल्यू कुछ वर्क है, तो ई बाई डब्ल्यू की डायमेंशन क्या होगी, या फिर कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ई बाई बी का क्या होगा। या फिर आपको एक्सप्रेशन नोट करवा दिया कि लेट अस अज्यूम कुछ k इज इक्वल टू c e टू द पावर माइनस के टी डिवाइड बाई 2m ऐसा लिख दिया, या फिर GT डिवाइड बाई 2m। तो पूछा गया बताइए C की डायमेंशन क्या होगी। तो इस तरह के बेसिक सवाल थे आपके पास में। तो अगर आप यूनिट एंड डायमेंशन के बेसिक क्लियर थे तो ये आप चारों सवाल कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यूनिट एंड डायमेंशन को थोड़ा सा आप रिवाइज करके चले जाइएगा। इसमें जो इसकी डायमेंशन है एप्सिलॉन नॉट की, म्यू नॉट की, इसकी डायमेंशन में लोग फंसते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन है C इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कई बार ट्रिकी सवाल में आपकी हेल्प कर सकता है। तो इसकी डायमेंशन में लोग फंस जाते हैं। या फिर आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, उसकी डायमेंशन पूछी थी एक सवाल के अंदर। तो जो बेसिक है प्लैंक्स कांस्टेंट आपके पास में, और उसे 4-5 चीजें दी थी, प्लैंक्स कांस्टेंट, एनर्जी, वेलोसिटी, मोमेंटम, उस तरीके के सवाल उससे पूछे थे। तो बेसिक सवाल थे जो हम नोट्स में देखते हैं, उस तरीके के सवाल थे, आप इन्हें कर सकते हैं। वेक्टर में अगर आप बात करें, वेक्टर में आपके पास में 4 सवाल पूछे गए थे टोटल 12 पेपर के अंदर। तो अगर हम इन 4 सवालों में देखें तो क्या था, आपके पास कंपोनेंट ब्रेक करना था कि एक वेक्टर है आपके पास में A, दूसरा वेक्टर है B, तो इसका इसके ऊपर कंपोनेंट कितना, इस तरीके के सवाल। या फिर कि 2 वेक्टर में एंगल कितना है, उस तरीके का सवाल। एक सवाल था कि इंसिडेंट वेव गिवन है, रिफ्लेक्टेड वेव गिवन है, नॉर्मल की इक्वेशन गिवन है, एंगल वगैरह वो सब पूछा था। तो उस तरीके के सवाल आपको वेक्टर में देखने को मिले थे, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो जो नोट्स वाली चीजें थी वही थी, कुछ उसमें ऐसा नहीं था। और ऐसा भी कोई सेम एक एग्जैक्ट ऐसा पैटर्न नहीं था कि एक ही चीज से सवाल पूछा गया, ऐसा नहीं था। वेक्टर में कभी किसी से सवाल पूछे गए थे आपके पास में। टोटल 4 सवाल थे 12 पेपर के अंदर। मैथमेटिक्स टूल के अंदर बेसिक आपके पास में कई बार इंटीग्रेशन के जो मैथमेटिक्स टूल्स के रिलेटेड मैथमेटिक्स से सवाल थे, वो 2-1 सवाल आपके पास में उसके थे। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखें इस पूरे पोर्शन को अगर हम काउंट करें आपके पास में, तो 10 सवाल थे आपके पास 12 पेपर के अंदर। तो ऑन एन एवरेज आप 1 के अप्रोक्स मान सकते हैं। तो आप यूनिट एंड डायमेंशन आसान रहता है। ये एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट की यूनिट्स कई बार दिक्कत कर जाती है, ये एक्सप्रेशन लोगों को पता नहीं होता। तो ये बेसिक चीजें आप थोड़ा देख के चीजें, वेक्टर तो आपको पता ही है, बेसिक हम गणित में यूज करते आ रहे हैं, तो आपको उसमें स्ट्रगल नहीं होगा। पर यूनिट एंड डायमेंशन थोड़ा सा आप फोकस कर लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हुए सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। इसमें हम देखें रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टर एंड रिलेटिव मोशन। जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में ये है कि सबसे ज्यादा सवाल रेक्टिलिनियर मोशन से पूछे गए। रेक्टिलिनियर मोशन सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए। इसमें भी जो आपके पास में ग्राफ कन्वर्जन था, ये ज्यादा पूछा गया है। ग्राफ कन्वर्जन का क्या है, आपको वीटी ग्राफ गिवन है, तब से पूछे बताओ इसका एटी ग्राफ कितना होगा या फिर एसटी ग्राफ कितना होगा। तो ग्राफ से रिलेटेड जो सवाल थे वो उसका वेटेज इसके अंदर ज्यादा था। फिर इसके बाद में आपके पास में इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना, आपके पास में अंडर ग्रेविटी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पूछ लिया कि बताइए अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या क्या होगा। वो सब उस चीजों के आपके पास रेक्टिलिनियर मोशन के सवाल थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको कई बार वेरिएबल एक्सीलरेशन गिवन था। वेरिएबल एक्सीलरेशन गिवन था, जैसे ए कुछ दे दिया आपको cv², तो पूछ लिया बताइए वेलोसिटी इस टाइम पे क्या होगी। तो वो वेरिएबल एक्सीलरेशन वाले सवाल थे।
क्लियर। तो ये आपके पास रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर बेसिक चीजें पूछी गई। कुछ गहरे सवाल नहीं थे जो हम करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर, गंदे गंदे सवाल ऐसे नहीं, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। जिसको बेसिक पता होगा तो वो रेक्टिलिनियर मोशन के सवाल कर सकता था। पर हाँ, ग्राफ को यहाँ पे कई बार पूछा गया, तो इसमें ट्रेंड में अगर आप देखें तो ग्राफ कई बार है, तो हो सकता है ग्राफ के सवाल ज्यादा। बस 3 जगह सवाल पूछा गया। ग्राफ से इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना आपके पास में, या फिर आपको एक्सीलरेशन गिवन होगा कोई फॉर्म में, उससे आपने डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, वो सब बेसिक बातें पूछी जा सकती थी उसके अंदर। प्रोजेक्टेड मोशन के बहुत ही कम सवाल पूछे गए, 2 सवाल अभी सिर्फ पूछे गए हैं। और उसके अंदर भी आपके पास में इक्वेशन जो थी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, वो पूछी गई है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक। ये 2 मतलब सिर्फ 2 सवाल, उसमें भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री थी आपके पास में। तो ये आप प्रोजेक्टर की बेसिक चीजें, मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बेसिक चीज है, वो हमें सिखाई जाती है, तो बस उसी का यूज था। रिलेटिव मोशन के अंदर आपके पास में रिवरमैन प्रॉब्लम पूछी गई है 2 बार। रिवरमैन प्रॉब्लम, देखिए रिलेटिव मोशन में बहुत गंदे गंदे सवाल बन सकते हैं, पर जेईई मेंस में आपको पहले ही बता दूं, जेईई मेंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें पूछ रहा है, तो आपको उलझने की जरूरत नहीं है, आप उलझेंगे नहीं। उसका बहुत सिंपल सिंपल चीजें, बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। फिर बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एनएलएम की और फ्रिक्शन की। एनएलएम के आपके पास में 3 सवाल और फ्रिक्शन को ज्यादा वेटेज देते हुए 8 सवाल पूछे गए थे। तो इसमें अगर आप बच्चों देखा, इसमें भी आपको 1 सवाल जरूर मिल रहा है। रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टिव, रिलेटिव मोशन के अंदर 1 से ज्यादा ही हो गया आपके पास में। तो अगर आप ये बेसिक चीजें भी अगर आप पढ़ के जाएंगे तो इसका सवाल आप कर पाएंगे। फ्रिक्शन की वेटेज ज्यादा रखी गई बच्चों। फ्रिक्शन में मेजर सवाल वही पूछा गया कि एक ब्लॉक है, इस पे यहाँ पे कुछ फोर्स लगा दिया थीटा एंगल पे, बताइए कब चलेगा कब नहीं चलेगा, कितना फोर्स है। मतलब ब्लॉक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो ज्यादा है आपके पास फ्रिक्शन के अंदर। मतलब आप बार बार देखिए तो ये रिपीट हुई है, ये ट्रेंड रिपीट हुआ है ब्लॉक वाला, कि ब्लॉक के ऊपर आपने कुछ फोर्स लगाया और फोर्स के बाद में किस तरीके से चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बेसिक बातें उसने पूछी है। फ्रिक्शन के अंदर मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आए हैं एक ब्लॉक से रिलेटेड, तो ये सवाल आप बच्चों देख के चल जाएगा। मे बी शायद आप वाले जब आप दें एग्जाम तो ये आपसे क्या पता पूछ लिया जाए। अगर आप बात करें एनएलएम के अंदर, तो एनएलएम में एक बार लिफ्ट वाला सवाल पूछा गया कि एक आदमी है वो ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन से, तो वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी, तो वो सूडो फोर्स रिलेटेड सवाल था एनएलएम का, वो पूछा गया था। एक बार आपके पास इस तरीके का सवाल था कि फोर्स का एक्सप्रेशन गिवन था F = 3I + 5J लेट अज्यूम, तो पूछ लिया बताइए एक्सीलरेशन कितना होगा किसी टी टाइम बाद, वेलोसिटी कितनी होगी, तो F = ma का स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। तो देखिए बिल्कुल सिंपल जो सबसे बेसिक बातें रहती है उन्हीं से सवाल पूछा गया है। एक बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम कन्वर्जन का सवाल कई बार देखने को मिला। मतलब ये ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, एक एक्सप्रेशन है और पता है कि काइनेटिक एनर्जी को लीनियर मोमेंटम लिख सकते हैं √2ma ऐसे लिखा जा सकता है। बस इसी के ऊपर कई बार लीनियर मोमेंटम गिवन था, कई बार लीनियर मोमेंटम गिवन था काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया, कई बार काइनेटिक एनर्जी गिवन था तो लीनियर मोमेंटम पूछ लिया। ये सवाल 4 बार आपके पास में मतलब फेब में 2 बार डायरेक्टली पूछा गया, मार्च में आपके पास में 2 बार आया। तो मतलब ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फॉर्मूले के ऊपर आता है थोड़ा सा अजीब लगता है। तो क्या पता ये बाद में फ्यूचर में देखने को मिल जाए। तो ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि भाई काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में कन्वर्जन क्या है। ये बहुत आसान बात है, ऐसा नहीं है कि बहुत कोई रॉकेट साइंस वाली चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। आई होप आपको ये बात मतलब आती ही होगी। तो इसके सवाल कई बार देखने को मिले हैं, तो आपको इसको प्रोसीड करना चाहिए। ठीक है, अब आइए अपने आगे वाले चैप्टर्स के बारे में चर्चा करते हैं। आगे बढ़ते हुए हम 5 चैप्टर्स के बारे में और चर्चा करते हैं। सर्कुलर मोशन, दिस इज वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, रिजिड बॉडी डायनामिक्स मतलब रोटेशनल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए बच्चों, मैं जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो आपके पास में आए थे मार्च में और फेब में, वो मैंने काउंट लिखा है। सर्कुलर मोशन टोटल आपके पास में 6 सवाल आए थे, कम वेटेज था आपके पास में। मतलब फेब वाले में तो एक ही सवाल दिखाई दिया था, मार्च वाले में सवाल थोड़े से अच्छे ज़्यादा काउंट था। फेब वाले में सर्कुलर मोशन सिर्फ एक ही सवाल आया और मार्च वाले में आपके पास से 5 सवाल आ गए थे। अब अगर आप इसमें देखें भी क्या क्या आया था, एक तो इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है जिसको बताया जा सके दूसरे सवाल आ रहा है। एक बार सवाल आया टाइम पीरियड का सवाल आया, उसने कुछ फोर्स का एक्सप्रेशन बोल दिया कि F = 1/r³, तो बताइए टाइम पीरियड कितना है। एक सवाल ये था आपके पास में। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे बैंकिंग ऑफ लोड का सवाल पूछा गया है, एक बार बैंकिंग ऑफ लोड का सवाल था। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के सवाल देखने को मिले हैं इसमें, और बेसिक सवाल आपको इसमें देखने को मिले हैं। तो सर्कुलर मोशन में ऐसा कुछ प्रेडिक्ट कर दे लायक नहीं है क्या है, मतलब कहाँ से पूछे, पर सर्कुलर मोशन खुद ही आसान है। मतलब ऐसा नहीं बहुत लेंदी चैप्टर, छोटा चैप्टर है और इसका जो वेटेज है वो आपको दिखाई दे रहा है, अप्रोक्स हाफ प्रॉब्लम पर पेपर आपके पास में पूछा गया है। वर्क पावर एनर्जी एक अच्छा चैप्टर है, वैल्यू वाला चैप्टर, फिर भी उससे सवाल बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको कम ही इज्जत मिली है। वर्क पावर एनर्जी के अगर आप सवाल देखें फैब वाले में, तो फैब में 2 सवाल आए थे और मार्च में आपके पास में 4 सवाल आ गए थे। तो इस वजह से मतलब कोई बहुत यूनिकली हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फैब में 2 सवाल थे, मार्च में 4 सवाल हो गए, तो ऐसा हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन एक मंथ में
में अलग पैटर्न दिखाई दे दूसरे में अलग, तो ये भी पॉसिबल है आपके पास। इसमें जो आपके पास वर्क एनर्जी के सवाल में आपको दिखाई दिया, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन मोस्टली सवाल में पूछा गया, और यही सबसे मेन चीज है वर्क पावर एनर्जी की, कि आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा पाए, एनर्जी कंजर्वेशन आप लगा पाए, दोनों ही की बात है। आप वर्क एनर्जी थ्योरम बोलिए चाहे एनर्जी कंजर्वेशन बोलिए, बिकॉज एनर्जी कंजर्वेशन भी वर्क पावर, मतलब जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो भी आपके पास में वर्क एनर्जी थ्योरम का एक हायर वर्जन है आपके पास में। फिर इसमें जो सवाल थे आपके पास में, एक बार पावर का सवाल पूछा गया, जो इंपॉर्टेंट कई बार देखने को मिलता है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सवाल है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सवाल आपसे पूछा गया, इक्विलिब्रियम का सवाल आपके पास से पूछा गया। इक्विलिब्रियम पता है, फिजिक टू माइनस डी यू बाई डी आर, वो इसको यूज करना था, उसका सवाल था आपके पास में। तो ऑलमोस्ट पूरा वर्क पावर एनर्जी ही कवर हो गया, इसके बाद में कुछ बचता नहीं है। पावर बचता है, बट इसमें क्या क्या पावर है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है आपके पास में, इक्विलिब्रियम वाला है, एनर्जी कंजर्वेशन, तो पूरा ऑलमोस्ट वर्क पावर एनर्जी से सबसे ही पूछा, ऐसा कुछ यूनिक पार्ट नहीं था। टोटल 6 सवाल आए, वेटेज बहुत ज्यादा नहीं था आपके पास में। सेंटर ऑफ मास में अगर आप बात करें बच्चों, टोटल 7 सवाल थे आपके पास में। फेब वाले में 3 थे, मार्च वाले में 4 थे। इसमें अगर आप देखें मोस्टली सवाल आपके बेसिक कोलिजन के थे, बेसिक कोलिजन के सवाल थे। बेसिक कोलिजन मतलब कुछ हाई फाई नहीं, बिल्कुल सिंपल हेड ऑन कोलिजन। आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करके जो कोलिजन के सवाल होते हैं बेसिक, वो सवाल आपके पास में यहाँ पे थे। मतलब उसे बोल दिया, मतलब उसमें भी मतलब कोलिजन जैसे आपको बोल दिया, एक बॉल आई टकराई, एक बॉल फिर 90 डिग्री पे चलेगी, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन था। कुछ कुछ में तो ई का यूज भी नहीं था, सिर्फ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन था। तो कोलिजन, बेसिक कोलिजन के सवाल जो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से हो जाते हैं, उस तरह के सवाल इसमें ज्यादा पूछेंगे। एक आपके पास में एक बार इसके अंदर पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का सवाल भी था, कि आपके पास में एक डिस्क में से एक डिस्क को काट लिया, तो बताइए जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसकी सेंटर ऑफ मास की पोजिशन कहाँ पे होगी। और एक बार आपके पास मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग के बारे में पूछ लिया था, कि यहाँ पे वेलोसिटीज दे दी आपको, एक की वेलोसिटी ये है, एक की वेलोसिटी ये है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन जब होता है, जब दोनों की वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। तो सेंटर ऑफ मास में अगर आप देखें ज्यादा प्रायोरिटी पे क्या पूछा गया, तो कोलिजन, बेसिक कोलिजन जो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से हो जाता है, वो सवाल आपके पास में ज्यादा पूछेंगे। फिर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के सवाल पूछेंगे। तो ये आसान पार्ट था, बेसिक चीज थी। अगर आपको बेसिक सेंटर ऑफ मास क्लियर है, तो आई होप आने वाले टाइम में भी आप इसके सवाल कर पाएंगे। रिजिड बॉडी डायनामिक्स, रोटेशनल मोशन भर के पूछा गया है आपके पास में, अच्छे खासे सवाल पूछे गए हैं। 13 सवाल आपके पास पूछे गए, तो ऑन एन एवरेज एक सवाल आपको रिजिड बॉडी डायनामिक्स को देखने का मिलेगा ही मिलेगा। मोस्टली जो सवाल है बच्चों आपके पास, इट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के सवाल है। अगर बच्चों को दिक्कत है इस चैप्टर के अंदर, तो वो मिनिमम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करके जाएं। फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से एक सवाल जरूर देखने को मिल ही, मतलब हर एक, जैसे आपके 13 सवाल थे, तो उसमें से 50% आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के ही सवाल थे। सेकंड ऑर्डर पे जो नंबर आता है वो आता है एनर्जी कंजर्वेशन का सवाल। एनर्जी कंजर्वेशन कैसा, आपको बोले ऐसे इंक्लाइन प्लेन था, यहाँ पे ऐसे एक बॉल आ रही थी, v वेलोसिटी से रोलिंग करते हुए ऊपर चढ़ के बताइए कितनी हाइट तक जाएगी। तो हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस ये ट्रांसलेशन होगी, ये रोटेशन होगी, इज इक्वल टू mgh आपको करना होता है, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन के सवाल भी आपसे काफी पूछे गए। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन जो रोलिंग होता है आपके पास में, या फिर आप बोलिए रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इसके अच्छे खासे सवाल हैं। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके रिजल्ट आप याद रख के रह जाइएगा। एक्सेलेरेशन का एक्सप्रेशन होता है a इज इक्वल टू g sin थीटा 1 डिवाइड बाय i बाय एम आर स्क्वायर। फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, या फिर वो जो सवाल रहते हैं कि छोड़ा कौन पहले नीचे आएगा, उस तरीके के सवाल आपके पास में रहते हैं जो पूछ लिए जाते हैं इसके अंदर। तो मूवमेंट ऑफ इनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है, और रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, एनर्जी कंजर्वेशन, ये आपके पास से वेटेज वाले सवाल थे। इसके अलावा कुछ सवाल आपको टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा के सवाल भी देखने को मिले, जिसमें आपको टॉर्क वगैरह निकाल के वो सब बताना था, कितना अल्फा आएगा और कितने टाइम बाद में ओमेगा की वैल्यू कितनी, वो सब सवाल भी थोड़े बहुत देखने को मिले। तो मेजोरिटी में अगर आप बात करें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एनर्जी कंजर्वेशन और रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये 3 टॉपिक आपसे ढंग से देख के जाइएगा। तो आई होप अगर जिनका भी रोटेशनल वीक होगा तो उसको इसके अंदर हेल्प मिल सकती है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों एसएचएम के अंदर। एसएचएम में बहुत सवाल पूछे गए हैं, इस बार एसएचएम का वेटेज अच्छा खासा बढ़ाया गया, मतलब अच्छे खासे सवाल एसएचएम के अंदर आए। तो अगर आप इसे काउंट के अंदर देखें तो आपके पास में 18 प्रॉब्लम आपके पास में है एसएचएम के। अब देखिए इसके जो मेजोरिटी पोर्शन था, एक तो स्प्रिंग वाले सवाल कई जगह देखने को मिले हैं आपके पास में, कि ये ब्लॉक है, इसके यहाँ पे स्प्रिंग, एक यहाँ पे स्प्रिंग। ये सवाल 2 बार रिपीट हुआ, डिट्टो सवाल, स्प्रिंग क्वेश्चन के और मान लीजिए 2 के है, तो बताइए इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो अगर पता होगा ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल के अंदर है, तो आप इनको हटा के 3 के बना सकते हैं। ये वाला सवाल बच्चों डिट्टो 2 बार आ गया, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का सवाल डिट्टो 2 बार आया और उसे टाइम पीरियड पूछ लिया। तो एक तो ये सवाल आपको देखने को मिला। अच्छा, एक सवाल आपके पास में ये वाला भी उसने पूछा कि वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कर्व कैसा बनता है इसमें, वेलोसिटी
वर्सिट डिस्प्लेसमेंट का कर्व कैसा बनता है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अगर आप इसको सर्च कर इसको लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, v स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर नीचे आ जाए तो इलिप्स बनता है आपके पास में ना। तो ये सवाल आपके पास 2 बार पूछा गया है, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कैसा कर्व बन रहा है। अच्छा, पैरेलल स्प्रिंग वाला मैं आपको पहले बता चुका हूं, पैरेलल स्प्रिंग का यूज करके इस तरीके से टफ में टाइम पीरियड क्या है उसके सवाल हैं। फेजर का सवाल एक बार पूछा गया, फेजर का बेसिक आइडिया था उसके अंदर बहुत ही। इक्वेशन ऑफ एसएचएम के सवाल आपके पास पूछे गए, इक्वेशन ऑफ एसएचएम के सवाल आपके पास में थे इस तरीके के सवाल। और एक सिंपल पेंडुलम के बहुत सवाल पूछे गए, सिंपल पेंडुलम का उसमें यूज करना था, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड वगैरह वो सब बेसिक बातें। तो बच्चों एसएचएम बहुत ज़्यादा पूछा गया है, पता नहीं क्यों उसको इतना पसंद आया एसएचएम, तो आप एसएचएम करके जाइएगा। एसएचएम में हमें वो सवाल नहीं करने जिसमें बहुत टफ सवाल जिसमें टाइम पीरियड निकालना है, पुली भी रोल कर रहा है, वो सब सवालों की जरूरत नहीं है। बहुत बेसिक सवाल, इक्वेशन आप सही ढंग से देख के चले जाइए, आपको बेसिक सवालों को टाइम पीरियड निकालने आने चाहिए, वो हो गया। और एक जो स्प्रिंग वाला होता है ना जिसमें स्प्रिंग को कट करते हैं, तो एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, उसको कट कर दिया 2 हिस्से में, ये कितना होगा। तो ऐसे सवाल भी 1-2 बार पूछे गए थे, वो इसमें नहीं है, वो एनएलएम में है, पर वैसे सवाल भी आपके पास में थे। स्प्रिंग, सिर्फ स्प्रिंग के सवाल ही पूछे गए हैं, मतलब स्प्रिंग से कुछ नहीं हुआ, सिर्फ स्प्रिंग ही पूछा कि उसने काट दिया, नया स्प्रिंग क्वेश्चन क्या होगा, उस तरीके के सवाल भी देखने को मिले हैं। तो बच्चों एसएचएम वाले पार्ट को ढंग से करके जाइएगा, बेसिक पढ़ के जाना है। जो आपको सवाल एसएचएम के नोट्स में लगे भाई बहुत टफ है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आप छोड़ दो, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें आप पढ़ के जाए एसएचएम के अंदर, तो आप उसमें हिट कर पाएंगे। इक्वेशन वाला पार्ट हो गया, बेसिक टाइम पीरियड, बहुत ही बेसिक टाइम पीरियड पूछे हैं उसने। और सिंपल पेंडुलम को आप थोड़ा ढंग से गौर करके जाइएगा ना, सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड वगैरह निकालना, उसकी बेसिक वगैरह वो सब चीजें सिंपल पेंडुलम से कई बार पूछ लिया। ठीक, तो ये बच्चों एसएचएम तक की बात कर ली हमने। अब हम आगे वाले चैप्टर्स पे आगे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बच्चों अभी आगे बढ़ते हुए हम कुछ और चैप्टर्स की वेटेज के बारे में बात करते हैं। ग्रेविटेशन से बच्चों बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए, इस बार भर के सवाल है आपके पास ग्रेविटेशन से। टोटल 19 प्रॉब्लम आपके पास है, 12 पेपर है पूछे गए हैं। ग्रेविटेशन का वेटेज इतना ज़्यादा है नहीं वैसे, अगर आप देखें तो ग्रेविटेशन छोटा चैप्टर है, तो इसमें अच्छे खासे सवाल पूछे गए। तो इस चैप्टर को आप ढंग से पढ़ के जाइएगा। इसमें पूरे से ही मोस्टली पूछ लिया है इसने, ऐसा नहीं बोल सकते भी 2-3 जगह से पूछा, सबसे ही मिला के उसने मतलब बहुत सारी जगह से पूछा है। मोस्टली जो सवाल आपको इसमें देखने वो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट से देखने को मिले हैं, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, इसके सवाल थोड़े ज़्यादा हैं। पर मेरी एडवाइस यही है आपको कि आप इस पूरे चैप्टर को सही ढंग से पढ़ के जाइएगा। इसमें कैप्लर्स लॉ है, उससे अच्छे खासे सवाल है आपके पास में, कैप्लर लॉ से अच्छे खासे सवाल पूछे गए हैं। टाइम पीरियड सैटेलाइट सब ज़्यादा है, फिर आपके पास में कैप्लर लॉ से, फिर जीएफआई हो गया भी, अर्थ के अंदर जीएफआई कितना है, बाहर कितना है, या फिर एक स्फीयर को रख दिया, एक रिंग को रख दिया, अट्रैक्शन फोर्सेस कितना है। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए। तो अभी तक हमने जितने भी चैप्टर देखे उसमें वन ऑफ द मोस्ट सबसे ज़्यादा सवाल जो इससे पूछे गए हैं वो ग्रेविटेशन है। तो ग्रेविटेशन छोटा चैप्टर है, आप पूरा भी रिवाइज करेंगे तब भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ग्रेविटेशन को बच्चों आप ढंग से पढ़ के जाइएगा। फेब में और मार्च वाले जेई मेंस के अंदर इससे बहुत ज़्यादा सवाल आपके पास पूछे गए हैं। फ्लूइड को ज़्यादा इज्जत नहीं मिली, 5 सवाल पूछे गए हैं 12 पेपर के अंदर। और अगर आप देखें फेब वाले में, फेब में सिर्फ 1 सवाल पूछा गया था, बाकी 4 सवाल आपके पास में मार्च वाले सेक्शन के अंदर थे। इसमें से आपके पास मोस्टली में तो प्रेशर विद डेप्थ के सवाल हैं, प्रेशर विद डेप्थ, कि आपके पास में अगर एच हाइट ली जाए तो प्रेशर का वेरिएशन जो हम लिखते हैं कि चल के प्रेशर का डिफरेंस कितना, उसके सवाल है आपके पास में। एक जो रिनोल्ड्स नंबर का सवाल है, तो रिनोल्ड्स नंबर को हम ध्यान नहीं देते, फिर भी आप देख लीजिएगा एक बार रिनोल्ड्स नंबर, इसका एक एक्सप्रेशन है वो आप याद कर लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बार रिनोल्ड्स नंबर का सवाल था। और आपके पास प्रेशर विद डेप्थ है, पास्कल लॉ के सवाल पूछे गए थे। तो कम सवाल है फ्लूइड्स के, तो आप बेसिक चीज देख के चले जाइए। फ्लूइड में आपको बहुत गहरी चीजें नहीं देखनी है कि कर्व सरफेस से फोर्सेस निकालना, टॉर्क वो सब उतना गहरा नहीं पूछा, बहुत सिंपल से बहुत कम सवाल पूछे, 5 सवाल टोटल थे। सरफेस टेंशन से सिर्फ 2 ही सवाल पूछे गए आपके पास में, फेब वाले में 1 था, मार्च वाले में 1 था। तो 12 पेपर में 2 सवाल आना अच्छी, मतलब बहुत ही कम वेटेज है इसका था। मतलब सरफेस टेंशन वैसे कई बार आ जाता है अच्छा, पर इस बार उसने नहीं दिया सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पूछता है तो कहां से पूछता है, इसने जो पूछा है वो पूछा है एक्सिस प्रेशर इन बबल से, एक्सिस प्रेशर इन बबल। या फिर तो लोग कैपिलरी से पूछते हैं, या फिर एक्सिस प्रेशर इन ड्रॉप और बबल से पूछते हैं, या फिर सरफेस एनर्जी से पूछते हैं। तो वो छोटा चैप्टर आप कर सकते हैं, पर वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी वेटेज नहीं था। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें नहीं था तो क्या पता अगले में भी ना हो, मे भी हो जाए, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। बस हम सिर्फ इतना बता सकते हैं भी अभी जो हुआ था उसके हिसाब से वेटेज क्या था वो मैं आपके साथ बस शेयर करने जा रहा हूँ। इलास्टिसिटी विस्कोसिटी की अगर आप बात करें, विस्कोसिटी का सवाल नहीं देखने को मिला, कोई भी सवाल नहीं है विस्कोसिटी। इलास्टिसिटी के सवाल थे आपके पास में, उसमें मोस्टली आपके पास में यंग्स मॉडुलस के सिंपल सवाल थे।
यंग्स मॉडुलस के सिंपल सवाल। आपको बोला गया अभी इतना स्ट्रेस था, इतना फोर्स लगा, तो इतना चेंज इन लेंथ था, तो अगर फोर्स को ऐसा कर दें कितना चेंज इन लेंथ होगा। तो यंग्स मॉडुलस के सवाल उसने पूछे गए, और एक सवाल आपके पास है बल्क मॉडुलस का भी आया था। जो ज्यादा वेटेज था इसके अंदर वो यंग्स मॉडुलस से कोरेस्पॉन्डिंग था। फिर हम चलेंगे स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव में। तो बच्चों ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, पर इस बार जेई मेंस को ये पसंद नहीं आए। दोनों चैप्टरों से कम सवाल हैं, स्ट्रिंग वेव से 3 सवाल, साउंड वेव से 5 सवाल आपके पास पूछे गए। साउंड वेव से जो सवाल आने की, जो स्ट्रिंग वेव से जो सवाल आने की जगह है वो क्या क्या बताया तुम आपको। इक्वेशन ऑफ वेव से सवाल पूछ लिए जाते हैं, यही पूछे गए, यही से पूछ जाते हैं। मतलब वेव्स में पैटर्न फिक्स है, सवाल आएगा अगर आएगा तो। इक्वेशन ऑफ वेव से आ सकता है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव से सवाल आ सकता है। ट्रांसवर्स वेव क्या एक्सप्रेशन है, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू, इसे कोरेस्पोंडिंग सवाल पूछा जा सकता है। या फिर आपके पास में ओपन दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज पूछा जा सकती है। मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी बच्चों, कि अगर आपके पास में स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स है तो क्या फ्रीक्वेंसीज बनती है, एक एंड पे फ्री है तब क्या फ्रीक्वेंसी बनती है। तो इक्वेशन के सवाल और मतलब स्ट्रिंग में जो पूछे गए थे 3 सवाल, उसमें 2 सवाल इक्वेशन ऑफ वेव के थे, तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद में एक और सवाल था तीसरा, वो स्पीड का था। अगर कहीं पूछता है तो मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी भी फेमस चीज रहती है आपके पास में, तो उससे पूछ जा सकते हैं, इस वाले में नहीं पूछा गया था। साउंड वेव में अगर हम बात करें तो साउंड वेव में टोटल 5 सवाल हैं आपके पास में। कहां से पूछता है, साउंड वेव में जगह फिक्स है। वेव अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों, पर इसमें जगह फिक्स है जहां सवाल आता है। कहां से पूछता है आपके पास में, या तो पूछेगा इक्वेशन ऑफ वेव से, वो तो ऊपर वाला नीचे वाला सेम ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन दोनों एक तरीके से लिखी जाती है। फिर अगर आप बात करेंगे ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप, इससे सवाल पूछ लिए जाते हैं। फिर अगर आप देखें तो रेजोनेंस ट्यूब का सवाल आ सकता है, रेजोनेंस ट्यूब, या फिर बीट फ्रीक्वेंसी का सवाल आ सकता है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहता है वो डॉपलर्स इफेक्ट। तो ये जगह है आपके पास में। इस पर सवाल कम थे, मे बी शायद अगली बार पूछ ले अच्छे सवाल, तो पर जो सवाल है तो उसकी जगह यही है आपके पास में, इससे ज्यादा कहीं नहीं पूछता आपके पास में। इक्वेशन ऑफ वेव हो गया, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, रेजोनेंस ट्यूब, बीट फ्रीक्वेंसी और डॉपलर इफेक्ट, इतनी ही जगह है साउंड वेव के अंदर जहां सवाल पूछे जा सकते थे। ठीक है बच्चों, तो अब आइए अपने आगे वाले चैप्टर्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। बच्चों भी आगे बढ़ते हुए हम 11th के टॉपिक्स पहले खत्म कर लेते हैं। 11th में थर्मोडाइनमिक्स वाला पार्ट आपके यहाँ से बच गया। इसमें अगर आप देखें हीट एंड टेम्परेचर वाले चैप्टर की अगर आप बात करें, जिसमें हम हीट की बेसिक बात करते हैं और सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल उसकी बात करें, तो उससे कोई भी सवाल आपके पास नहीं पूछा गया। ये बहुत हल्का टॉपिक भी है, तो इससे कुछ पूछा जाए आने को कभी ऐसा भी डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट का कन्वर्जन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा देख लीजिए, कई बार पूछ लेता है ये चीज़ ना, डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट का कन्वर्जन थोड़ा देख लीजिए, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में। फिर बच्चों अगर हम बात करें कैलोरीमेट्री की, तो कैलोरीमेट्री से भी कोई सवाल आपसे नहीं पूछा गया। कैलोरीमेट्री से मे बी नेक्स्ट टाइम कहीं पूछे, पर कैलोरीमेट्री आसान है, आप देख के जा सकते हैं। इसमें आप ये कन्वर्जन वाला जो चीज़ देख लीजिए, कई बार सवाल आता है तो इसका आ सकता है। थर्मल एक्सपेंशन के आपके पास में 3 सवाल आए 12 पेपर के अंदर। अब इसके अंदर जो थर्मल एक्सपेंशन के अंदर जो इसमें चीजें आई, या तो आ सकता है आपके जो इसमें आया था वो एक तो आया था लीनियर एक्सपेंशन के कोरेस्पॉन्डिंग, एक लीनियर एक्सपेंशन का सवाल आया था आपके पास में। एक आपके पास में थर्मल स्ट्रेस का सवाल था, थर्मल स्ट्रेस इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, थर्मल स्ट्रेस का सवाल था। और एक आपके पास में बायोमेटेलिक स्टिप था। ये 3 सवाल उसने पूछे थे अलग अलग, तो कोई मैच नहीं कर रहा है, पर ये चीजें उसने पूछी थी। तो थर्मल एक्सपेंशन में थर्मल स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंशन चाहे लीनियर है आपके पास में वो हो सकता है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो सकता है, कुछ भी हो तो वो इसमें कवर हो जाती है बातें। तो ये 3 चीजें उसने पहले पूछी थी, एक बार आप हल्का देख के चले जाइएगा, बहुत ज्यादा इससे नहीं पूछा जा रहा है। फिर अगर आप बात करें हीट ट्रांसफर, तो हीट ट्रांसफर अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, पर सवालों को वैल्यू नहीं मिली इस बार। इसके अंदर 2 ही सवाल पूछे गए आपसे, एक कंडक्शन का सवाल था आपके पास में हीट ट्रांसफर के अंदर, और एक थर्मल रेजिस्टेंस का सवाल था। थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू वगैरह वो सब पूछा था उसने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो हीट ट्रांसफर में जो सवाल पूछे गए सिर्फ कंडक्शन से पूछे गए हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, रेडिएशन भी इंपॉर्टेंट है। तो आप कंडक्शन और रेडिएशन दोनों सवाल आ सकते हैं, पर इस वाले में नहीं पूछा गया था आपके पास में। आगे वाले पूछा नहीं पूछा ऐसी कोई सर्टेनिटी नहीं है, पर आपको देख के जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं सिर्फ कंडक्शन ही देख के जाइए, कंडक्शन रेडिएशन दोनों देख के जाइए। ज्यादातर सवाल से रेडिएशन से देखने को मिलते हैं, पर इस बार नहीं पूछा, उससे सिर्फ कंडक्शन पूछा है, वो अलग बात है। अब जो मेजोरिटी जो पोर्शन था वो इन 2 चैप्टर से था, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स से। अगर आप पूरे थर्मल फिजिक्स की बात करें तो जो मैक्सिमम सवाल है आपके पास में केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स से आए। अब केटीजी के 9 सवाल आए आपके पास में,
और केटीजी में जो सवाल रहते हैं वो मोस्टली थ्योरेटिकल सवाल रहते हैं आपके पास में, या तो थ्योरेटिकल रहेगा या फिर जो वीआरएमएस की वैल्यूज वगैरह है कोरस्पॉन्डिंग सवाल रह जाएगा, या फिर जो आपके पास में इक्विपोर्टेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी था, इक्विपार्टेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो इसमें थ्योरी रहती है, बेसिक फॉर्मूले रहते हैं, तो वो बच्चों आप जरूर करके जाइए। पूरा केटीजी आप ढंग से पढ़ के जाइए, पूरा केटीजी आप ढंग से पढ़ के जाइए। एक जो मीन फ्री पाथ का जो एक्सप्रेशन आता है उसके अंदर लैम्बडा का गंदा सा एक्सप्रेशन आता है, वो भी याद रख के जाइए। तो मेरा एडवाइस ये है कि केटीजी आप पूरा ढंग से पढ़ के जाइए। केटीजी से एक सवाल आपको ऑन एन एवरेज दिखाई देने के चांसेस हैं आपके पास में। 9 सवाल आए हैं 12 पेपर के, तो ऑन एन एवरेज एक सवाल के आसपास रहता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो वो सवाल आ जाएगा, नहीं तो मे भी शायद ना आए। पर आप केटीजी बच्चों पढ़ के जाइए, उसमें फॉर्मूले हैं डायरेक्टली और बेसिक थ्योरेटिकल बात है, कोई बहुत गहरी चीजें नहीं है। तो आप बेसिक चीजें अगर आपने नोट से पढ़ा था, मास्टर ने पढ़ाया तब आपने पढ़ा था, तो आपको ये चैप्टर चमकता है। थर्मोडाइनमिक्स से बच्चों भर के सवाल है आपके पास में, 19 सवाल पूछे गए थर्मोडाइनमिक्स से। 12 पेपर में 19 सवाल, तो किसी पेपर में 2, किसी में 1 और कईयों में 3 सवाल भी पूछे गए थे। अब अगर आप बात करें थर्मोडाइनमिक्स में तो क्या पूछा गया है, तो मोस्टली तो आपके पास वर्क डन पूछा जा रहा है। वर्क डन आपके पास में एक ग्राफ बना देगा, ग्राफ बना के पूछ देगा भी ए से बी ऐसा प्रोसेस है, बी से सी ऐसा प्रोसेस है, रेडिज्यूम ऐसा कुछ बना दिया आपके पास में, ठीक है। तो बोल दिया ए से बी आइसोथर्मल है, बी से सी इसको ए बी सी नाम दे दिया, ए से बी आइसोथर्मल है, बी से सी एडियाबैटिक है, सी से ई कोई और प्रोसेस दे दिया। अब आपसे पूछ रहे हैं बताइए वर्क डन कितना हुआ, उस तरीके के सवाल देखने को मिले हैं। एक तो वर्क डन के सवाल हैं आपके पास में। दूसरा जो आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, एफ एल फ्लोट, उसके सवाल भी आपसे कई पूछे गए हैं। एफिशिएंसी के सवाल पूछे गए हैं, तो सबसे ज्यादा इसके सवाल हैं, फिर फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सवाल हैं, फिर एफिशिएंसी के सवाल हैं। पर इस चैप्टर के बारे में यही बोलूंगा बच्चों, इसको पूरा करके जाइए। ये दोनों चैप्टर आपको सही ढंग से करके जाने चाहिए, बिकॉज ये हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं। इन दोनों चैप्टर्स को आप ढंग से पढ़ के जाएंगे पूरा। पर इसमें ऐसा नहीं है बहुत कुछ ज्यादा गंदी चीजें इसमें नहीं पूछे, सिंपल चीजें पूछी जा रही है। पूरे जेईई मेंस के पेपर के अंदर आप कोई भी सवाल उठा के देखेंगे, सब सवाल सिंपल है, बेसिक बातें हैं। अगर आप बेसिक चीज इसकी पता है, आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला ही नहीं पता, आपको यही नहीं पता हीट इंजन कैसे वर्क करे, तब तो आपको स्ट्रगल होगा। पर अगर आपने हीट इंजन का बेसिक पता है तो आपसे सवाल हो जाएगा। ऐसा कुछ उलझाने वाले सवाल उसके अंदर नहीं थे। तो बच्चों अच्छा खासा वेटेज है केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स का, ये आप ढंग से देख के जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं 12th के चैप्टर्स के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। फैब वाले पार्ट के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ज्यादा सवाल आए थे, 11 सवाल आए थे, और मार्च में कम सवाल आए। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में गिना जाता है। इसमें जो मेजोरिटी सवाल है बच्चों, कुछ तो वही दिखाई दिए कि आपको एक क्यू यहाँ पे रखा, दूसरा क्यू यहाँ पे रखा, मतलब अलग अलग पोजिशन पे रख दिया, कभी रस्सी से बांध दिया, कभी क्यूब के ऊपर रख दिया, कहीं पे भी। तो फोर्सेस का सवाल था। तो कूलम्ब्स लॉ के जो सवाल थे आपके पास में वो अच्छे खासे थे इसके अंदर। कूलम्ब्स लॉ के बेसिक सवाल, तो वो बेसिक सवाल आप देख के जाइएगा, वो आसान रहते हैं। उसके ऊपर एक वो भी सवाल होता है कि भी अगर आपने चार्ज को डिस्प्लेस कर दिया तो ऐसे जंप करेगा, टाइम पीरियड बताइए, उस तरीके का सवाल था आपके पास में। फ्लक्स बहुत मेजोरिटी में पूछा गया है। फ्लक्स के जो सवाल थे वो बहुत मेजोरिटी में पूछे गए। जो हम ये चीज देखते थे कि क्यूब के सेंटर पे क्यू चार्ज रख दिया तो क्या होगा, यहाँ पे रख दिया तो क्या होगा, फेस पे रख दिया क्या होगा, इसी से रिलेटेड सेम क्यूब के रिलेटेड आपके पास 2 से 3 सवाल पूछे गए। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको देख के जाइएगा। ईएफआई का जो एक्सप्रेशन था लाइन चार्ज के लिए, आर के लिए ईएफआई का जो एक्सप्रेशन था उसके सवाल थे, वो आपको देख के जाने हैं। फिर आपके पास में ईएफआई ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर ईएफआई 0 होता है, बाहर आपके पास में KQ/R आता है अगर स्फीयर के अंदर कोई चार्ज आपके पास में नहीं है। और कुछ सवाल आपके पास में उस तरीके के थे कि छोटी बॉल थी, उसका पोटेंशियल 5 वोल्ट था, ऐसी 50 बॉल्स को मिला के एक नई बॉल बना दिया, बताओ उसका पोटेंशियल क्या होगा। इस तरीके से सवाल, तो इसमें कुछ नहीं करना होता, इसका चार्ज इसके चार्ज से बराबर कर दीजिए आप, और फिर आपको उसका रेडियस निकाल लीजिए, तो आप वहां से करेंगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आपको चार्ज इक्वेट करना है, वॉल्यूम इक्वेट करना है, वॉल्यूम इक्वेट करने से नई रेडियस आएगी, चार्ज इक्वेट करने से फाइनल चार्ज आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अच्छा सवाल है आपके पास में, मतलब बेसिक है, मतलब सवाल के अंदर। अब पोटेंशियल का यूज हुआ, स्फीयर का पोटेंशियल KQ/R आता है, उसको यूज किया और आपने उसको सोल्व कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चों आप सही ढंग से पढ़ के जाइए, पर उसमें बहुत गंदी चीजें नहीं पढ़नी, बहुत सिंपल बेसिक बात। कंडक्टर में बहुत गहरा नहीं उतरना है, चाहे कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो लोग फंसते हैं वो कहाँ पे फंसते हैं, कंडक्टर के अंदर फंस जाते हैं। कंडक्टर में कोई गहरा सवाल है तो वो फंसा लेता है, पर वैसा सवाल जेईई में पूछ ही नहीं रहा है, बिल्कुल बेसिक बातें पूछ रहा है आपके पास में। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक देख के जाइए, वेटेज वाले सवाल हैं, 1 से 2 सवाल आपको मिनिमम दिखाई देंगे। कुछ में तो ऐसा होगा कि 4 सवाल आ गए आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक के, तो मतलब 2 सवाल के ऑन एन एवरेज सवाल इसमें देखने को मिले थे फैब वाले में। मार्च में थोड़ी सी उसकी वैल्यू कम हुई, पर फैब में भर के सवाल आए थे। करंट की अगर हम बात करें तो करंट आपके पास में उल्टा हो गया। करंट अप्रैल वाले में ज्यादा आया, फैब वाले में कम आया। अप्रैल वाले में 10 सवाल थे करंट के,
और उसमें आपके पास 7 सवाल थे। अब इसमें क्या क्या सवाल आ रहा है आपके पास में, एक सवाल तो ये है कि आई का एक्सप्रेशन गिवन था, ऐसे मान लीजिए कुछ भी, और आपसे पूछा गया बताओ क्यू कितना होगा, एक सवाल ये था इसके अंदर। एक आपके पास में इस एक्सप्रेशन का यूज था J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये लोग कई बार स्किप कर देते हैं, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, याद रखिएगा। EFI है, J आपके पास में चार्ज मतलब करंट डेंसिटी हो गया, ठीक। फिर अगर आप देखेंगे इसके बाद में और क्या क्या सवाल थे आपके पास में, वर्क डन बाय बैटरी का सवाल था, वर्क डन बाय बैटरी का सवाल, पता है वर्क डन बाय बैटरी कितना होता है, दैट इज Q मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। फिर एक ये सवाल ही पूछे गए कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए है, तो अगर ये एक्सप्रेशन होता है ना, हमने बोला लेंथ को अगर इंक्रीज कर दे 2%, तो बताइए R कितना इंक्रीज होगा, एरिया को डिक्रीज कर दे। तो जो किसी वायर को स्ट्रेच करने वाले सवाल, वो सब सवाल भी इसमें पूछे गए। इसके अलावा बेसिक सर्किट थे, व्हीटस्टोन ब्रिज था, तो ये आप देख के जाइएगा करंट वाले सवाल, क्योंकि दोनों का वेटेज मिला के अगर आप देखें, दोनों से अगर आप देखें तो इससे मिनिमम 1 से 2, मतलब इन दोनों को मिला के 3 सवाल दिखाई दे जाएंगे पेपर में आपको, इन दोनों को मिला के 3 सवाल जरूर दिखाई दे जाएंगे। हो सकता है इसका वेटेज कम कर दे, इसका बढ़ा दे, इसका कम कर दे, इसका बढ़ा दे। तो आप ये दोनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और हमें बेसिक चीजें देख के जानी है बच्चों। ये मैं नहीं बोल रहा कि हमें बहुत माइन्यूट से माइन्यूट पॉइंट पकड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। जेईई मेंस के लिए अगर कोई चैप्टर में आपकी फुल्ली कमांड नहीं है तब भी आप उसका सवाल सोल्व कर सकते हैं, पर आपके पास ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ हम कर सकते हैं, तभी आप कर पाएंगे। कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो कैपेसिटर में आपके पास में टोटल यहाँ पे 10 सवाल पूछे गए थे। तो अगर आप फैब वाले पार्ट में देखें तो फैब में आपके पास में 3 सवाल थे और 7 सवाल आपके पास में अप्रैल वाले सेक्शन के अंदर थे। जो सवाल आपके पास में मेन दिखाई दे रहा है वो देखो सी इक्विवेलेंट का है। तो पहले बता देगा सीरीज में 2 कैपेसिटर को लगाया, सुन लीजिए मेरी बात, अगर सीरीज में 2 कैपेसिटर को लगाया तो ये कैपेसिटेंस था, अब इनको पैरेलल में लगाया तो क्या होगा, इस तरीके के सवाल देखने को मिले हैं। इसके अलावा जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन के सवाल थे, जो अगर इसने हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो क्या चार्ज आएगा नया या फिर क्या कैपेसिटर्स बनेगा, तो डाइलेक्ट्रिक के सवाल मेजॉरिटी में पूछे गए हैं। तो डाइलेक्ट्रिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है कैपेसिटर के सवालों के अंदर। इसके अलावा आपके पास में EFI के सवाल, एक सवाल था EFI। तो मेजॉरिटी में 2 ही चीजें आई बच्चों, एक तो डाइलेक्ट्रिक, जब हम डायरेक्टली रिलेटेड भी डायरेक्टली इंसर्ट किया नया चार्ज कितना है उन सब के सवाल, या फिर डायरेक्टली इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस क्या बन गया, एनर्जी क्या बन गया, वो सब सवाल, या फिर सी इक्विवेलेंट के सवाल भी इनिशियली सीरीज में थे तो ये था, पैरेलल में क्या होगा। तो सीरीज पैरेलल अगर आपको क्लियर है, डायरेक्टली इंसर्शन क्लियर है, तो जो सवाल मार्च अप्रैल में मार्च और फेब में पूछे गए थे तो वो आपको दिक्कत नहीं करते, वो आप प्रोसीड उसमें कर सकते थे। बच्चों अभी हम एनालिसिस को आगे बढ़ाते हुए 12th के चैप्टर्स के बारे में और चर्चा करते हैं। मैग्नेटिज्म में अगर आप देखें तो टोटल 13 प्रॉब्लम्स आपके पास में आए थे और 8 सवाल अप्रैल वाली शिफ्ट के अंदर थे आपके पास में और 5 प्रॉब्लम्स आपके पास में फेब वाली शिफ्ट के अंदर थी। इसमें जो मेजोरिटी दिखाई दे रहा है ना बच्चों, जो मेजोरिटी वो उसी पार्ट से जो हम स्किप करते हैं या फिर उसको अच्छे से नहीं पढ़ते, दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल, इसकी थ्योरी बच्चों बहुत ढंग से पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैग्नेटिक मटेरियल, पैरा, फेरो, डाया, इसके अंदर क्या होता है, डोमेन किस तरीके से ब्रेक होते हैं, पूरी थ्योरी से ढंग से आप पढ़ के जाएंगे मैग्नेटिक मटेरियल की। हिस्टैरिसीस कर्व उसका सवाल नहीं आया, पर हिस्टैरिसीस कर्व का सवाल लास्ट ईयर आया था, तो मे बी हिस्टैरिसीस कर्व भी आ जाए। तो अब मैग्नेटिक मटेरियल वाले पार्ट को आप ढंग से करके जाइए, बिकॉज ये चैप्टर अपने आप में आसान है मैग्नेटिज्म। इसमें जो करंट कैरिंग वायर की वजह जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक आर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, वो सब हम निकालना जानते हैं, उसमें दिक्कत भी नहीं होगी, बहुत आसानी से सोल्व भी हो जाएगा। फंसने वाली जगह या तो मैग्नेटिक मटेरियल है या फिर आपके पास में अर्थ मैग्नेटिज्म है। अर्थ मैग्नेटिज्म में क्या क्या आता है बच्चों, वो डीप एंगल वाला कंसेप्ट आ गया आपके पास में। तो अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटेरियल थ्योरेटिकल है, ढंग से पढ़ जाना। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये जो स्पेशली जो जेईई मेंस वाला चैप्टर है वो ढंग से करके जाना चाहिए, बिकॉज ये आपको मतलब हरा सकते हैं, आपसे ऐसा हो सकता है आपसे सवाल फंसवा ले, बिकॉज आपको वही कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, हम इस पर ज्यादा इंफोसाइज नहीं करते। तो आपको बच्चों ये चैप्टर से ढंग से करके जाना है। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो जो जेईई मेंस के स्पेशल टॉपिक्स हैं वो आप ढंग से करके जाइएगा ना। तो इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं और किससे आया सवाल आपके पास है, और फोर्स ऑन मूविंग चार्ज का सवाल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कर लेंगे। एक रिंग थी उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है वो। तो बस आप ये जो जेईई मेंस के स्पेशल टॉपिक्स है इन पे थोड़ा फोकस करेंगे। फिर हम बात करते हैं ईएमआई की। तो ईएमआई में आपके पास टोटल 7 सवाल आए हैं, 4 सवाल आए थे अप्रैल शिफ्ट से, सॉरी मार्च शिफ्ट से, और 3 सवाल आपके पास में फेब वाली शिफ्ट से आए थे। जो मेजोरिटी इसमें देखा जा रहा है वो एलआर सर्किट का सवाल आ रहा है, मतलब इंडक्टर से पार्ट रिलेटेड जो होता है ना, बिना इंडक्टर कोई सवाल नहीं है। सातों सवाल आपके पास में इंडक्टर था ही था।
अगर आपको याद हो तो ईएमआई हम कई पार्ट में पढ़ते थे। पहले हम फ्राइडेज लॉ पढ़ते थे, फिर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे, फिर हम सेल्फ इंडक्टर पढ़ते, सेल्फ इंडक्टर्स पढ़ते थे, फिर हम म्यूचुअल इंडक्टर्स पढ़ते थे। पर इस पूरे में से मेजॉरिटी जो आई है वो एलआर सर्किट में है। तो अब पता होना चाहिए एलआर सर्किट में एनर्जी क्या कैसे निकालते हैं, टी इज इक्वल टू 0 पे कैसे बिहेव करता है, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैसे बिहेव करता है। तो एलआर सर्किट पे आप ज्यादा फोकस करेंगे बच्चों, इससे सवाल आया है। अब आप देखिए ईएमआई और एसी में, तो ऐसा लगता है एसी ईएमआई का छोटा बच्चा है, बिकॉज ईएमआई लंबा चलता है, भाई एसी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। पर सवालों का काउंट अगर आप देख रहे हैं तो एसी को इज्जत बहुत ज्यादा मिली है। तो कोई बड़ा है चैप्टर लेंदी है उसका मैटर नहीं है, इंपॉर्टेंट चैप्टर की अलग अलग हो सकती है। तो एसी से आप देखिए 16 सवाल आपके पास में आया, और जो मेजोरिटी सवाल है, एक तो क्यू फैक्टर आप पढ़ के जाइए। क्यू फैक्टर मेजर नहीं है पर ये लोगों को याद नहीं रहता। क्यू फैक्टर आप पढ़ के जाएंगे बच्चों, एक रेजोनेंस आप पढ़ के जाएंगे इसके अंदर, और एक सर्किट सोल्विंग पढ़ के जाएंगे। सर्किट सोल्विंग, सर्किट सोल्विंग कौन सा एलसीआर पूछा गया मेजरली, मेजोरिटी सवालों में एलसीआर सर्किट है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज इसका आया है। फिर क्यू फैक्टर भी कईयों में पूछा, रेजोनेंस भी कईयों में पूछा। इसके अलावा आपके पास में आरएमएस करंट हो गया और आई एवरेज हो गया, ये सब। तो आप पूरा चैप्टर पढ़ के जाइए, क्योंकि इससे आपको मिनिमम 1 से 2 सवाल मिलने वाले हैं पेपर के अंदर। तो आप इसको ढंग से करके जाइए। एसी का सर्किट सोल्विंग आपको करना है, सर्किट सोल्विंग सीख के चले जाइए। क्यू फैक्टर का सवाल आ जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, बस आपको क्यू फैक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है वो पता होनी चाहिए, ठीक। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करें जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स से। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, 1 महीने चलता है, 20-25 दिन चलता है। पर वैल्यू अगर आप देख रहे हैं तो भाई साहब ये एसी इसको बीट करके चला गया। और जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर भी आपके पास में सवाल जो देखने को मिले हैं, कुछ सवाल स्फेरिकल मिरर के, इक्वल सा डिस्ट्रीब्यूशन है। स्फेरिकल मिरर के आपके पास में 20% आप मान सकते हैं। फिर अगर आप देखें लेंस के सवाल हैं आपके पास में, प्रिज्म के सवाल दिए हैं उसने, ठीक, ये सवाल है। अब इसके बाद में एक प्लेन मिरर का भी एक सवाल था आपके पास में। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमने इतना लंबा जब जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ा तो ये सब तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाता है। जो जहां पे दिक्कत रहती है वो सवाल क्या क्या देखिए, माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बच्चों पढ़ के जाइए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ के जाइए, नहीं तो ये सवाल आपको फंसा लेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ढंग से करके जाइए, उसमें कई रिजल्ट याद रखने वाले हैं, वो सब चीजें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपको करके जाना है। इसके अलावा एक आपके पास में होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसका एक फॉर्मूला है, वो डायरेक्टली आप फॉर्मूला देख के चले जाएंगे तो बात बन जाएगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 1 या 2 बार शायद सवाल उसने पूछा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। तो आप एक फॉर्मूला है, बस आप अगर वो याद रख लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। मैं बार बार एक ही चीज पे फोकस कर रहा हूं कि अगर आप अच्छे हैं, आपको लगता है कि हमारा प्रिपरेशन अच्छा है, हमें कौन फिजिक्स में मात दे सकता है जो जेईई मेंस के स्पेसिफिक टॉपिक्स से, वो आपको दिक्कत कर सकते हैं, बिकॉज हम उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। मतलब हर एक टीचर का यही रहता है कि वो कम फोकस करता है। पर अगर आपको अच्छा स्कोर करना है बच्चों तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, और इसमें कुछ नहीं, आप थ्योरी आप पढ़ लीजिए, फॉर्मूला देखिए, थोड़े बहुत सवाल देख लीजिए, तो आप लैब में आ जाएंगे उसके। या फिर आप रिस्पेक्टिव टीचर से आप बोल सकते हैं सर जी थोड़ा सा इस चैप्टर पे थोड़ा और फोकस करवा दीजिए, तो वो आपके लिए ठीक हो। और अगर आपने किया है पहले से बहुत बढ़िया किया तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हुआ बच्चों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात। एक रिजोल्विंग पावर का भी कंसेप्ट आता है इसके अंदर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो भी थोड़ा देख के जाइएगा। तो देखिए जो कोर जेईई एडवांस के सिलेबस थे उससे सवाल कम थे, आपके टोटल सवाल 13 थे, तो आप मानिए 6 सवाल इस कोर से थे, बाकी 6 सवाल इस कचरे से, जैसे जो हम जेईई मेंस के लिए है, जिसको हम ज्यादा फोकस नहीं करते, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, रिजोल्विंग पावर हो गया। तो बच्चों थोड़ा ढंग से मार्क नहीं खाना है, बढ़िया नंबर लेके आना है ना। वेव ऑप्टिक्स में अगर हम बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में 8 सवाल हैं टोटल। मेजॉरिटी सवाल आपके पास है वाईडीएससी से आते हैं, आपको पता है वेव ऑप्टिक्स मतलब वाईडीएससी। इसके अलावा जो आपको देखने को मिल सकता है सवाल, उसमें दिखे हैं पोलराइजेशन दिखा है आपको, डिफ्रैक्शन दिखा है, क्लियर। ये भी अगेन थोड़ी दिक्कत वाले रहते हैं। पोलराइजेशन तो बहुत आसान है, पर डिफ्रैक्शन में बच्चे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। तो अगर डिफ्रैक्शन के सवाल मतलब वाईडीएससी सब ज्यादा सवाल है। फिर पोलराइजेशन ना मस्ट है, पढ़ के जाइए, बहुत छोटा सा है, बहुत आसानी से आप पढ़ देते हैं। आपने पढ़ा होगा तो समझ में भी आपको आई होप आ गया, नहीं समझ में आया तो थोड़ा फोकस कर दीजिए। डिफ्रैक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको दिक्कत है तो आप चाहे स्किप कर सकते हैं, बट अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, यू वांट टू ऑब्टेन अप्रोक्स 90%, 85%, देन आपको डिफ्रैक्शन भी कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो डिफ्रैक्शन पे आपको खास फोकस इसमें करना चाहिए। इंटरफेरेंस का सवाल आया था, वो आसान है। इंटरफेरेंस हमें पता है कि आई मैक्स कितना आता है, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। और अगर आप देखेंगे आई मिनिमम दैट इज √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, तो वो आप कर लेंगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। ये वाली चीज आप थोड़ा देख लीजिएगा इसको, ठीक है। फिर हम बात करें ईएम वेव की, तो ईएम वेव के भाई साहब आपके पास ऑन एन एवरेज एक सवाल है, तो ईएम वेव को छोड़ना नहीं है, ईएम वेव पढ़ के जाना है। ईएम वेव में एक ही एक्सप्रेशन जो है, जो मेजॉरिटी जो पूछा दैट इज E × B = C।
मतलब E बाई बी इज इक्वल टू सी। तो EM वेव आप पूरा पढ़ के जाइए, पूरा पढ़ के जाइए। आपकी हो सकता है 4-5 घंटे लग जाए, पर ये सवाल आपको हो जाएगा। अगर EM वेव आपका वीक है बच्चों, तो EM वेव पढ़ के जाना है। अगर जिन बच्चों के साथ ऐसा है सर हम जेईई मेंस में क्या चैप्टर पढ़ते हैं, EM वेव पढ़ रहे भाई, क्योंकि EM वेव छोटा भी है, जल्दी भी हो जाएगा और आपको एक सवाल मिनिमम दिखाई देगा वहां पे। तो EM वेव पढ़ के जाइए। और जिन बच्चों को अच्छा स्कोर करना है वो भी, और जिन बच्चों की परफॉर्मेंस वीक है, जो कुछ नया ऐड करना चाहते हैं, उनके लिए EM वेव एक अच्छा ऑप्शन है। बहुत आसानी से आप करके आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, बच्चों अभी हम लास्ट चैप्टर्स के ऊपर आगे हैं, और ये वो वाले चैप्टर्स हैं जो आपकी नैया पार लगा सकते हैं। जो बच्चे दुखी हैं, जिनको लग रहा है भाई डूब गए, जो भगवान से सुबह शाम बोल रहे हैं भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, तो भाई साहब ये वो चैप्टर्स हैं जो आपकी नैया उस पार लगा सकते हैं। इस वाले के अंदर काफ़ी चैप्टर आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये सब चैप्टर छोटे हैं। अगर आपको कम कमांड थी तब भी आप पढ़ के मतलब उसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपको बोले भाई कैप इलेक्ट्रोस्टैटिक वापस पढ़ ले पूरा, आपको कुछ नहीं आता, तो वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा पढ़ना बहुत टफ टास्क है, बिल्कुल लंबा बहुत है चैप्टर, खवा भी नहीं है आपको। ऐसे कोई बोले ऑप्टिक्स पूरा पढ़ ले, भाई सब नहीं पढ़ जाएगा। ऑप्टिक्स के पेज अगर आप देखें तो आधी कॉपी भरी हुई है ऑप्टिक्स की, पर ये सब जो चैप्टर है आपके पास छोटे छोटे चैप्टर हैं, और इनको अगर आप अभी भी कुछ 1-2 चैप्टर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ के उसमें सीख सकते हैं। अब मैं आपको 1 बाय 1 सबसे पहले चलता हूं बोर मॉडल के ऊपर। बोर मॉडल के अगर आप देख रहे हैं टोटल, तो आपके पास में 11 प्रॉब्लम्स आपके पास में है बोर मॉडल की। बोर मॉडल मस्ट है, मतलब आपको मस्ट करके जाना चाहिए, बिकॉज ये केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। एच एटम आपको पता है, लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पास्कल सीरीज, और वो एनर्जी, वो 2 एक्सप्रेशंस रहते हैं आपके पास वेलोसिटी का, रेडियस का, इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड आर नोट, वी इज इक्वल टू जेड बाई एन वी नोट। तो बेसिक चीजें हैं इसके अंदर। तो ये बच्चों इसका एक सवाल पक्का दिखेगा आपको, और पक्का दिखेगा तो आपको इसको बढ़िया ढंग से पढ़ के जाना है। ऐसा हलवा आपको कम दिखने को मिलेगा। तो ये हलवा है, ये आपसे होना चाहिए। ये हर एक बच्चा पढ़ के जाए, जिसको दिक्कत है, जिसको लग रहा है भाई साहब अपने जेईई में से कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रहा, अपने डूब रहे हैं, तो उनके लिए मस्ट है। और जो बढ़िया बच्चे हैं, जिनको लग रहा है भाई अपने तो इसमें बढ़िया रैंक लेके आएंगे, तो उनको तो करके जाना ही जाना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हलवा है, अगेन बहुत आसान चीज है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो सवाल है आपके पास में, वो टोटल आपके पास में 7 सवाल है, थोड़ी कम है सवाल, मतलब ऐसा मस्ट नहीं है, पर इसका मस्ट है। वैसे ये पक्का आएगा ही आएगा, इसकी जरूरी नहीं है भी आए या ना आए, ऐसा कुछ शॉर्ट ही नहीं है इसकी, पर इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी, फिर उससे कम इसकी है। एक्सरे की अगर हम बात करें तो एक्सरे से कम सवाल आते हैं, 2 सवाल आपके पास में एक्सरे के। तो ये दोनों चीजें अगर आप करके जाएंगे तो शायद आपको 2 सवाल आप इजीली वहां प्रोसीड कर जाएं। एक बच्चों डीप ब्रोगली वेवलेंथ है, ये अगर आपको दिखाई देगी तो मान लीजिए भगवान ने आपके ऊपर कृपा कर दी, बिकॉज एक सिंपल फॉर्मूला तो है उसमें। लैम्डा डीप ब्रोगली क्या आता है आपके पास में, h डिवाइड बाय m, बस एक ही एक्सप्रेशन है और कुछ नहीं है उसके अंदर। और डीप ब्रोगली कितने सवाल आ चुके हैं, 5 सवाल आ चुके हैं अभी तक, 5 सवाल आपके पास। तो 5 सवाल तो मतलब आप हर 2 पेपर में से एक पेपर में सवाल आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ है। तो डीप ब्रोगली वेवलेंथ तो एक सिंपल फॉर्मूला है, इसको तो अगर कोई छोड़ता है तो मतलब वो भाई साहब आप कुछ नहीं पकड़ सकते। फिर तो अगर आप इसको छोड़ दिया तो आप जीवन में कुछ नहीं पकड़ सकते। फिर हम बात करें न्यूक्लियर फिजिक्स की। न्यूक्लियर फिजिक्स अपने में बड़ा चैप्टर है, पर वेटेज उसका हिसाब से नहीं दिया गया। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी सिर्फ रेडियो एक्टिविटी सवाल पूछे गए हैं, सिर्फ रेडियो एक्टिविटी। और जैसे आपके पास है वो अल्फा डीके, बीटा डीके, उन सबका सवाल ही नहीं आया दोस्त, उस सब कुछ पूछा है, सिर्फ रेडियो एक्टिविटी पूछा है आपके पास में। और टोटल अभी तक इसके 5 सवाल आपके पास में आए हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता है भाई साहब आप वो चीज देखिएगा मत। अगर आप डूब रहे हैं, आपको लगता है भाई साहब टाइम ही नहीं है, तब आप रेडियो एक्टिविटी मस्ट है। अब टाइम बचता है तब आप जो न्यूक्लियर फिजिक्स के बाकी पार्ट्स हैं आपके पास में, न्यूक्लियर रेडियस का एक्सप्रेशन हो गया वो आप देख के चले जाइए, डीकेज हैं आपके पास में उसका बेसिक देख के चले जाइए। जेईई मेंस हमेशा बेसिक चीजें पूछता है। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, बेसिक आपको समझ में आ गया, तो आप उसका सवाल कर पाएंगे। ओहो हो, ये आपके पास है भगवान का दूसरा रूप बन गया सेमीकंडक्टर। भर के सवाल आया भाई, भर के सवाल। अगर हम काउंट करें 5 7 8 10 12, तो आपके पास में अप्रोक्स 22 प्रॉब्लम्स है आपके पास में, 22। मतलब हर एक पेपर में 2 सवाल, हर एक पेपर में 2 सवाल। 2 सवाल बहुत होते हैं। अगर हमने 2 सवाल सही कर दिए तो आपका परसेंटाइल और रैंक कहां घूम के कहां चला जाएगा आप भी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जब हम एवरेज कैटेगरी में रहते हैं ना, तो एक सवाल बहुत कीमती रहता है। एक सवाल क्या, अगर एक नेगेटिव मार्किंग भी गलत होगी तो वो भी बहुत इंपैक्ट करती है। तो भाई साहब 2 सवाल तो कहां से कहां पहुंचा दे। मतलब आप इस चीज को, शायद आप ड्रॉपर हैं या फिर आपको एक्सपीरियंस होगा तो आपको इमेजिन तो कर सकते हैं भाई 2 सवाल आपको जेईई में इसमें कहां लेके जा सकते हैं। अब इसमें जो सवाल है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें सब पढ़ना है भाई,
लॉजिक गेट पढ़ना है, लॉजिक गेट सिंपल है, लॉजिक गेट के सवाल आएंगे आपके पास में। और क्या आ सकता है आपके पास में, एनपी टाइप आपके पास में सेमीकंडक्टर हो गया, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। इसके बाद में डायोड आ गया। डायोड बहुत आसान है, डायोड देखने में लगता है जी, पर डायोड बहुत आसान है। अगर आपको फॉरवर्ड बायस है तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप दिखाएगा वो बता देगा, रिवर्स बायस है कितने है वो सब दिखा देगा। डायोड तो सिंपल है। फिर आपके पास में जीना डायोड है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। ये सब तो आसान है बच्चों, ये तो हर एक बंदा पढ़ सकता है। जिसके थोड़ी जो टफ चीज आती है वो ट्रांजिस्टर आता है आपके पास में। अगर आप ट्रांजिस्टर पहले पढ़ा है या फिर टीचर ने आपको अच्छे से पता, आपको समझ में आ गया पढ़ाया हुआ क्लास के अंदर, तो ठीक है। और अगर आपको दिक्कत है ट्रांजिस्टर में, तो ट्रांजिस्टर थोड़ा बहुत स्ट्रगल आपको क्रिएट हो सकता है, तो आप किसी से पढ़ लेंगे तो आसान होगा। ट्रांजिस्टर खुद से पढ़ने में बहुत दिक्कत है, पर ये सब चीजें तो आप खुद भी पढ़ लेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगी। तो बच्चों ये आप करके जाइए, और सवाल जरूर करने हैं, ऐसा नहीं भाई सवाल ना करें, सवाल जरूर करने, सवाल नहीं किए तो आप फंस जाएंगे इसके अंदर। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास में कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन के सवाल अगर आप देखें तो आपके पास में 11 सवाल आए हैं अभी तक कम्युनिकेशन के, मतलब हर एक पेपर में एक सवाल। तो कम्युनिकेशन आपके पास में इंपॉर्टेंट है। मैं वो पहले बता रहा था कि अगर आप चाहते हैं कि भगवान मेरी नैया उस पार लगा दे, तो इस वाले जो बोर्ड पे आपको जो चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं वो आपकी नैया जरूर पार लगा देंगे अगर आप ढंग से करके जाएंगे। सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, बोर मॉडल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आ रही है बात? तो कम्युनिकेशन सिंपल थ्योरेटिकल चैप्टर है। अगेन प्रॉब्लम जरूर लगाने, सिर्फ कहानी पढ़ने से नहीं होगा। आप सवाल देखिए, प्रीवियस यूनिट से रिलेटेड क्या क्या सवाल हैं वो सब करिए, तभी आपकी नैया पार होगी, नहीं तो आप फंस जाएंगे इसके अंदर। ठीक है। कम्युनिकेशन बच्चों आसान है, आप करेंगे, और अगर आप टीचर की हेल्प ले लेंगे तो वो और आसान हो जाएगा आपके पास में। फिर हम बात करते हैं एरर एंड मेजरमेंट की। तो एरर मेजरमेंट में आपके पास में अप्रोक्स 8 to 10 पॉइंट्स पूछे गए थे। मतलब इसमें आपके पास में एरर के सवाल थे। एरर तो बहुत आसान है, और कुछ सवाल आपके पास है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के थे। तो ये वाला चैप्टर भी आसान है। एरर बहुत ही आसान है, एरर सोल्व करना मतलब बिल्कुल हलवा चीज है एरर। तो बच्चों ये देखिए, ये सब वो हलवा है जो आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं। अब लोग क्या करते हैं, लोग जो जेईई में से स्पेसिफिक चैप्टर्स है उसमें मार खा जाते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एरर हो गया, हमारे पास में मैग्नेटिक मटेरियल हो गए। ठीक है। इसके अलावा आपके पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर आप इनको सही ढंग से पढ़ के जाएंगे तो आप बहुत ही बढ़िया फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों ये था एनालिसिस के रिगार्डिंग। और देखिए दूसरी बात क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि हम जैसे इस ट्रेंड को अगर हम ऑब्जर्व करें तो कई बार ऐसा है कि भाई एक में इलेक्ट्रिसिटी के 3 सवाल आ गए, दूसरे में आया ही नहीं। किसी एक में मैग्नेटिक मटेरियल का एक भी सवाल नहीं आया, और किसी में 2 सवाल आ गए। तो बहुत सारी चीज़ें लक पे भी डिपेंड करती है जेईई मेंस के अंदर, खासकर कि आपका जो पढ़ा हुआ है वही उसमें आए, कुछ एक आध चैप्टर स्किप किया वो सवाल ना आए, तो लक पे डिपेंड करता है। पर हम लक पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते, हम मेहनत पे डिपेंड करते हैं। तो हम कोशिश करिए, आप लोग अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो आप पूरा पढ़ के जाइए, पूरा पढ़ के जाइए। मैं ये नहीं बोलता भी गहरा, देखिए आपको जिस चैप्टर में जहाँ पे डाउट है वो नहीं आएगा। जो जेईई एडवांस के जो चैप्टर्स हैं जहाँ पे आपको डाउट है वो बहुत ही रेयर चांस है उसका सवाल आ जाए, बिकॉज वो सिर्फ हलवा पूछता है। हलवा में कभी आपको डाउट होगा ही नहीं, बिकॉज आप जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आपको कभी स्ट्रगल देगी ही नहीं जो बेसिक चीज़ें हैं। हाँ, आप फंस सकते हैं जेईई में से स्पेसिफिक टॉपिक्स करें, तो उसके लिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप उसे फोकस करिए। टाइम है अभी आपके पास में, तो वो आपको हेल्प करेगा। तो मतलब हम प्रे करेंगे कि आपका जो चैप्टर आपको दिक्कत करे वो चैप्टर आपके वाले पेपर में ना आए, और मेहनत करते रहिए बच्चों। और मतलब अपने टीचर्स का आशीर्वाद रखिए, भगवान से प्रे करते रहिए कि आप अच्छा परफॉर्म करें, और आई होप आप बढ़िया खेलेंगे और बढ़िया परफॉर्म करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।